नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेक्शन सी। और आपको पता है कि सेक्शन सी में भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए सेक्शन सी का हम यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट एंड बी पार्ट, यूनिट 1 पर बेस्ड है। तो ए पार्ट में पढ़ते हैं किस टॉपिक पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस में आपके पास थ्री इक्वेशंस हैं, 3k-8x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, तो राइट हैंड साइड तीनों इक्वेशन में 0 है। तो ये सिस्टम आपका कैसा है, मैंने यहाँ लिख दिया है। ये सिस्टम आपका होमोजीनियस सिस्टम है और ये क्वेश्चन होमोजीनियस सिस्टम पर बेस्ड है। तो आपके सिलेबस में दो सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस। ये होमोजीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब देखिए जब होमोजीनियस सिस्टम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है और सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सिस्टम से आपने एक सिस्टम बनाया ax इक्वल्स टू 0, 0 राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है ए मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की आप रैंक निकालेंगे बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई होंगे, तो हम मैट्रिक्स ए को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन रैंक लेंगे। अब हमारा जो आंसर है वो रैंक पर डिपेंड होगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए की रैंक वेरिएबल्स के बराबर आ जाए, तो देखिए हमारे सिस्टम में कितने वेरिएबल है, x है, y है, z है। अगर हमारे पास रैंक 3 के बराबर आ गई तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर हम इसे कहते हैं जीरो सॉल्यूशन भी हम इसे बोलते हैं। और अगर हमारी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाती है तो ये हमारे पास जो सिस्टम कहलाता है ये कहलाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें बात नॉन ट्रिवियल की गई है। तो हम यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और हमारे पास वेरिएबल्स है 3, मीनिंग रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी लेस देन 3। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड के 3k-8, 3, 3। सेकेंड इक्वेशन से भी हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ले लिए 3, 3k-8 एंड 3। थर्ड इक्वेशन से 3, 3 एंड 3k-8। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई, दिस इज कैपिटल ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वेरिएबल्स आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड, एंड राइट हैंड साइड आपके पास ऑल वैल्यूज आर 0, 0, 0। तो जो वेरिएबल मैट्रिक्स है दिस इज कैपिटल एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो आपके पास ये सिस्टम फॉर्म हो गया ax इक्वल्स टू 0 का सिस्टम, और इस सिस्टम से हम रैंक ऑफ ए निकालते हैं। अब मैट्रिक्स ए को आपने अलग से लिख लिया, तो मैट्रिक्स ए आपके पास है 3k-8, 3, 3 एंड 3, 3k-8, 3 एंड 3, 3, 3k-8। अब हम यहाँ पर अपना फंडामेंटल यूज करते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 3 है। ये आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई जो क्वेश्चन में दी गई है, और ऐसे कंडीशन में आपको के फाइंड आउट करना है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 बट रैंक 3 से कम है। तो ये इंप्लाइज करता है डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हम इस डिटरमिनेंट को अगर 0 के साथ इक्वेट कर दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसी फंडामेंटल को लेने जा रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3k-8, 3, 3 एंड 3, 3k-8, 3। ये आपने मैट्रिक्स लिख लिया और इसका डिटरमिनेंट को इक्वेट कर दिया 0 के साथ और के निकाल लेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डिटरमिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड करें या रो कॉलम अप्लाई कर लें। मैं यहाँ पे रो कॉलम की हेल्प से काम कर रही हूँ। तो हमने सबसे पहले ऑपरेशन एक अप्लाई किया है, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अगर आप ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर ले तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज 3k-2, 3k-2 एंड 3k-2। फर्स्ट कॉलम ये कन्वर्ट हो गया, सेकंड कॉलम आपके पास एज इट इज आ गया, और थर्ड कॉलम भी आपके पास एज इट इज आ गया, दिस इज 0। यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम से हमारे पास एक टर्म कॉमन आ गई, दिस इज 3k-2 का फैक्टर आपने बाहर किया और फर्स्ट कॉलम बन गया 1, 1, 1। थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम हमारे पास एज इट इज रह गए। अब हम फिर से इन कॉलम को ध्यान से देखें,
तो हम फिर से इसमें और इसे रो कॉलम ऑपरेशन जो चाहे लगा सकते हैं और उसकी हेल्प से इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये डिटर्मिनेंट चेंज हो गया। यहाँ पे मैं अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करने जा रही हूँ, रो ऑपरेशन। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। मतलब फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ सेकेंड और थर्ड से। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है 3k माइनस 2। तो ये आपके पास है 3k माइनस 2, ये लेते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास 133 ये एज इट इज है। अब 133 के बाद देखिए ये 0 बन गया। 3k माइनस 8 माइनस 3 करेंगे तो 3k माइनस 11 एंड 0। फिर से आपके पास 0 आ गया, 0 आ गया, 3k माइनस 11 ये आपके पास बन गया। तो देखिए सेकंड रो थर्ड रो से फिर एक फैक्टर कॉमन आ गया। तो 3k माइनस 2 और सेकंड रो से कॉमन मैंने ले लिया 3k माइनस 11। थर्ड रो से भी कॉमन ले लिया 3k माइनस 11। और अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज रह गई, ये रह गई 133, 010 एंड 001। इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो देखिए मैंने थर्ड रो के थ्रू इसे एक्सपेंड किया। तो आपके पास वैल्यू आती है 3k माइनस 2, 3k माइनस 11 एंड 3k माइनस 11। और ये आपके पास रह गया, तो ये आ गया 1 माइनस 0 मीनिंग 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो अगर आप 3k माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं देन k इक्वल्स टू 2/3। और बाकी के दोनों फैक्टर को अगर आप इक्वेट करें 3k माइनस 11 इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर रखा है, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाती है, दिस इज 11/3 एंड 11/3। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, ये भी मैट्रिक्स का ही है। यहाँ देखिए इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने के लिए निकालनी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और हमने सबसे पहले इसका फॉर्मूला देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स लिख ली। 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पर माइनस लैम्डा अप्लाई किया और इस डिटर्मिनेंट को 0 के साथ इक्वेट कर दिया। तो हर बार मैं आपसे कह रही हूँ चाहे तो आप डिटर्मिनेंट डायरेक्टली एक्सपेंड कर लें या फिर आप ट्रिक के थ्रू भी आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो हमने यूज कर लिया लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट। मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पर ट्रेस क्या होगा, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल पर एलिमेंट्स है 2, 3, 4। आप इन सबको सम कर दें तो 2 + 3 + 4, तो ये आपके पास जो इसका सम आ जाता है, ये सम आ गया आपके पास 9। नेक्स्ट हमें निकालना है A11। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे 3, 2 एंड 3, 4। तो ये आपके पास आ गया 12 माइनस का 6 मीनिंग 6। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर रहे हैं, तो ये मिलेगी आपके पास एंट्री 2, 1, 3, 4। और ये आपको मिलता है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5 एंड A33 की एंट्री थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया 2, 1, 2, 3। तो ये आपके पास आ गया 6 माइनस का 2, दिस इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आप निकाल लें इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप निकालें, ये डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा 7। निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई, दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस मीनिंग 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम कर दीजिए A11, A22, A33, 6 + 5, 11 + 4 मीनिंग 15 लैम्डा आपके पास ये आ गया माइनस का 7, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर में फीड करिए इक्वेशन और रूट्स निकाल लीजिए। तो जब आप इसका कैलकुलेटर से रूट निकालेंगे तो रूट यहाँ से आपको मिल जाएंगे 7 एंड 1। कैलकुलेटर 2 रूट दे रहा होगा, ये 1 आपके पास रिपीटेड रूट है। कैसे चेक करना है, आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो भी आप यहाँ कॉपी पर लिख रहे हैं,
ये आपका हमेशा ट्रेस के बराबर आना चाहिए। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज आपके पास है 7 + 1 + 1 मीनिंग 9 और यही आपके पास क्वेश्चन में ट्रेस भी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं 7 1 1। अब हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज तो हमने दे दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें निकालने हैं आइगन वेक्टर। तो ये जो आपने लैम्डा निकाला है, क्वेश्चन का इतना पार्ट का आंसर ये ब्लॉक कर देते हैं, ये पूछा गया है दीज आर आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट प्रोसीजर मूव करते हैं, दिस इज आइगन वेक्टर पूछे गए हैं। तो आइगन वेक्टर निकालने के कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं मैट्रिक्स A - λI इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, जहां ये कैपिटल X ये आपके पास है आइगन वेक्टर। ये आपको फाइंड आउट करना है। लैम्डा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A - λI मैट्रिक्स आपको पता है, और कैपिटल X हम लेट करके चलेंगे जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर A - λI मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 - λ 1 1 2 3 - λ 2 3 3 एंड 3 - λ। कैपिटल X मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है जिसे मैंने लेट कर लिया x1 x2 x3। ये आइगन वेक्टर हमने लेट करके चले, दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0 मैट्रिक्स। लिख देती हूँ कि यहाँ हमने आइगन वेक्टर लेट किया है, ये हमने लेट किया है x1 x2 x3। अब इसमें मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर A। जितनी मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं हम सबके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू 7, लैम्डा इक्वल्स टू 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने जा रहे हैं। तो इक्वेशन A जो हमने बनाई है इसके अंदर हमने लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दिया 7 से, और यहाँ से मैट्रिक्स को चेंज कर लिया। तो देखिए 2 - 7 मीनिंग माइनस का 5 1 1 2 3 - 7 माइनस का 4 2 3 3 एंड 3 - 7 इज 4। ये आपके पास मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई। दिस इज x1 x2 एंड x3, दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। यहाँ हमारे पास थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, ऊपर से मैट्रिक्स में अभी देख रही हूँ, ये आपके पास 3 - लैम्डा ना होकर ये आपके पास है 4 - लैम्डा। तो इसे हम करेक्ट करते हैं इस एंट्री को। तो ये एंट्री थी आपके पास 2 और ये एंट्री है 4 - लैम्डा। तो अपनी मैट्रिक्स भी इसी के अकॉर्डिंग हम करेक्ट कर लेते हैं। एक बार और चेक कर लें, 2 - लैम्डा 3 - लैम्डा 4 - लैम्डा। तो यहाँ पर आप करेंगे 4 - 7, तो ये आपके पास जो एंट्री मिलेगी 4 - 7 मीनिंग माइनस का 3, ये एंट्री आपके पास -3 होगी। अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आप सेकेंड मैट्रिक्स के इस कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी माइनस का 5x1 प्लस का x2 प्लस का x3 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास 2x1 माइनस का 4x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन 3x1 प्लस का 3x2 माइनस का 3x3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशंस आ गए। अब आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हर बच्चे के कॉलेज में तरीका सिखाया गया होता है कि चाहे तो हम इसे होमोजीनियस सिस्टम की तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने सीखा होगा मैट्रिक्स में, या फिर आप होमोजीनियस में हम इसे एक्लन फॉर्म बना लें देन इसका सॉल्यूशन निकाल लें, या फिर आप इसमें से 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लो जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड करी, और हम इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड्स के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ x1 अपॉन माइनस का x2 अपॉन एंड x3 अपॉन, मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेलेक्ट की। अब जब आप x1 पर काम कर रहे हैं तो x1 को हाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन से, बाकी के जो कोफिशिएंट बचे x2 और x3 के वो कोफिशिएंट आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। तो ये बना 1 1 माइनस का 4 2। इसी तरह x2 पर जब काम कर रहे हैं तो x2 को हाइड कर दो, और जो बाकी के कोफिशिएंट हैं x1 और x3 के वो कोफिशिएंट लिख लेते हैं माइनस का 5 1 एंड 2 2। इसी तरह x3 को अगर मैं हाइड कर दूं तो x3 के हाइड करने के बाद कोफिशिएंट बचते हैं -5 1 एंड 2 -4। ये आपके पास कोफिशिएंट्स रिमेनिंग बचेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो x1 अपॉन दिस इज 2 + 4 6 आ गया, माइनस का x2 अपॉन माइनस का 10 माइनस का 2 मीनिंग माइनस का 12
इक्वल्स टू x3 अपॉन दिस इज 20 माइनस का 2 मीनिंग 18। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से आप इसे कैंसिल कर लो, दिस इज 2 एंड 3। तो ये आपके पास आपके कोफिशिएंट आ जाता है x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 2 एंड x3 अपॉन 3 और इसे मैंने लेट कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू k1। तो मैंने वेक्टर क्या लेट किया था, वेक्टर लेट किया था x1 x2 x3। तो देखिए बहुत क्लियर आपको वेक्टर की वैल्यू मिल गई, x1 मीनिंग 1 इंटू k1, x2 2 इंटू k1 एंड x3 3 इंटू k1। k1 को आप बाहर रखो और ये वेक्टर की वैल्यू आ गई 1 2 3। और जहां पर ये k1 क्या है, ये आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आप k1 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वेक्टर आपका चेंज होता जाएगा। तो ये 7 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया आपके पास आइगन वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, अब आपने क्वेश्चन में वैल्यू निकाल रखी है 1, तो मुझे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर चाहिए। फिर से हम इक्वेशन नंबर ए का यूज करेंगे और इस बार हम इसमें लैम्डा को 1 से रिप्लेस करने जा रहे हैं इक्वेशन ए में। तो चलिए हम यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो अब आप लेने जा रहे हो लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 पर अगर हम फर्स्ट रो देखें तो 2 माइनस 1 1 1 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स की फर्स्ट रो आ जाती है 1 1 1, ये हम लिख लेते हैं। सेकंड रो हमारे पास आ जाएगी, दोबारा से देखते हैं सेकंड रो आपके पास क्या आ गई। सेकंड रो है 2 3 माइनस 1 मीनिंग 2 2 2 और थर्ड रो भी 3 3 3। ये तो सारी रो ए बिल्कुल एज इट इज आ रही है। तो ये आ गया 2 2 2 एंड 3 3 3। वेक्टर आपके पास है x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड आपके पास आ गया 0 0 0। यहां से आपको सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन मिलेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन क्या लिखोगे, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या लिखोगे, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, थर्ड इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लो, तो तीनों इक्वेशन सेम है। तो एक सिंगल इक्वेशन मिलेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए तीन वेरिएबल हैं आपके पास और इक्वेशन है सिंगल, एक इक्वेशन है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर कोई दो वेरिएबल आपको लेट करने हैं। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेट करते हैं। लेट x3 इक्वल्स टू k2 एंड x2 इक्वल्स टू k3। तो यहां से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ k2 k3 माइनस का साइन k3 प्लस k2। अब हमने जो वेक्टर लेट किया है वो वेक्टर लेट किया हुआ है x1 x2 x3। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं x1 x2 x3 की। x1 आ गया माइनस का k3 प्लस k2 एंड नेक्स्ट x2 हमने लेट किया हुआ है k3 एंड k2, ये वेक्टर आ गया। यहाँ से हम अपने दोनों वेक्टर सेपरेट करके आंसर दे सकते हैं। अब हम आंसर देने का या लिखने का तरीका बता देती हूँ। आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं k2 और k3। तो यहाँ ये आर्बिट्री कह रही हूँ, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। मान लीजिए मैंने k2 की वैल्यू 1 और k3 की वैल्यू 0 ले ली, तो यहाँ से मेरे पास एक वेक्टर कन्वर्ट हो गया। क्या वेक्टर बन गया, अगर मैं k2 को 1 और k3 को 0 रख लूं तो माइनस का 1 k3 0 हो गया, k2 को मैंने 1 रख लिया, एक वेक्टर ये आ गया। दूसरा वेक्टर मुझे लिखना है तो दूसरा वेक्टर मैंने इसकी वैल्यू रिवर्स कर दी, k2 को 0 ले लिया और k3 को क्या ले लिया, इस बार मैंने 1 ले लिया। तो दूसरा वेक्टर मेरे पास सेकंड वेक्टर क्या बन जाएगा, k2 तो 0 हो गया बट k3 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 1, k3 फिर से 1 हो गया मीनिंग 1 और k2 को 0 लिया, तो सेकंड वेक्टर में ये लिख सकती हूँ। देखिए मैंने 1 0 0 1 का कॉम्बिनेशन लिया है, आप 1 माइनस 1 का कॉम्बिनेशन ले लो, कोई और कॉम्बिनेशन ले लो, या फिर अपने आंसर को आप यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट ये आंसर दो आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में है, इसका मीनिंग यहाँ से आप दो वेक्टर सेपरेट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे। रिपीटेड रूट का क्वेश्चन था ये, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास यहाँ देखिए, क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगेन दो पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये पूछा गया कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये पार्ट हमारा सिलेबस से जा चुका है, तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं दे रही हूँ। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें 4th का बी, ये आपके सिलेबस का पार्ट है अब, तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर इसका करा रही हूँ।
तो सेकेंड फोर्थ के बी पार्ट में अगर हम बात करें तो फोर्थ का ये जो आपके पास बी पार्ट है ये लीबनिट्ज थ्योरम पर बेस्ड है। तो लीबनिट्ज थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो चलिए लीबनिट्ज अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास है फंक्शन, हम क्वेश्चन ले रहे हैं फोर्थ का बी पार्ट। फंक्शन है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m। ये होल पावर m है इस तरीके से, और यहाँ पर इसका yn0 पूछा गया है। तो yn0 जब भी हम काम करते हैं yn0 निकालते हैं तो प्रोसीजर क्या है, y1 निकाल लें, इसके बाद y2, y1 और y का एक रिलेशन निकाल लें, यहाँ एक रिलेशन फाइंड आउट कर लें। इस रिलेशन की हेल्प से हम एक दूसरा रिलेशन निकालें जो रिलेशन हमारा yn प्लस 2, yn प्लस 1 और yn का रिलेशन हो। ये रिलेशन हम लीबनिट्ज की हेल्प से निकालते हैं। जब आप इस रिलेशन तक पहुंच जाएं, इसके बाद आप x को 0 के साथ इक्वेट करें क्योंकि उसने yn0 पूछा है, और x को जब आप 0 के साथ इक्वेट करेंगे वहां उसकी हेल्प से आप निकालते हैं yn0। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। गिवन क्वेश्चन पे मैं ये डाल रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव आ गया आपके पास y1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले पावर फॉर्मूला m, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1, और अब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव आ गया 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मिल गया 2x। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। सेकंड ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेने जा रही हूँ सेकंड ब्रैकेट का। तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1, तो ये रहा। इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम बन गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस का x। अब आप ये देखिए कि ये जो ऊपर टर्म रखी है न्यूमरेटर में टर्म रखी है, और यहाँ एक जो ब्रैकेट रखा है दोनों सेम है, पावर कंबाइंड हो जाएंगी। तो जब ये पावर कंबाइंड हो गई तो ये बन गया ब्रैकेट x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1 प्लस 1 मीनिंग पावर m एंड होल डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय इक्वेशन 1, क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन ही दिया है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है y, तो बाय इक्वेशन 1 ये आपके पास कन्वर्ट हो गया my अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है y1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन फॉर्म कर ले रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू my। अब अगर आगे काम करना है तो रूट को भी एलिमिनेट करें, और रूट को एलिमिनेट अगर आप करेंगे तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करनी होगी। तो चलिए स्क्वायरिंग आपने बोथ साइड किया, ये मैंने रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर बोथ साइड लिया, तो ये इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसके बाद इस रिलेशन को अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी रिलेशन को हमने किया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पार्ट का डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर फॉर्मूला 2y1 और y1 का डेरिवेटिव आ गया y2 प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखा y1 स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया 2x इक्वल्स टू m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव y1। होल इक्वेशन से देखेंगे आप कि ये 2 कैंसिल हो गया, ये मैंने 2 कैंसिल किया, y1 भी कैंसिल होता है y1, इसकी एक पावर ये कैंसिल हो गई y1। तो आपके पास जो इक्वेशन यहाँ बनती है, जो रिमेनिंग है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, सेकेंड पार्ट से आपके पास बचा x y1, और राइट हैंड साइड आपके पास आ गया दिस इज m स्क्वायर y। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, जो मैंने आपसे कहा था कि हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन y2, y1 एंड y। तो ये रिलेशन मैं ये राइट हैंड साइड की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके लिख रही हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस का m स्क्वायर y, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक रिलेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर जब आपका रिलेशन फॉर्म हो गया तो अगला रिलेशन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने क्या प्रोसीजर बताया था। ये रिलेशन मैंने निकाल लिया, अगला रिलेशन में yn प्लस 2 yn प्लस 1 yn में निकालने जा रही हूँ। इसका मीनिंग अगर मुझे n प्लस 2 तक जाना है तो इस रिलेशन को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा अप टू n टाइम।
तो हम इसे अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं अप टू n टाइम्स। तो ईच एंड एवरी टर्म को n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो nth डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म है इस रिलेशन की एक्स वाई 1 माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म है आपके पास m स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ईच एंड एवरी टर्म को n टाइम डिफरेंशिएट किया। अब जब यहाँ पर आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब जहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ गए वहां पर आप यूज करेंगे लैबनिट्स, क्योंकि ये लैबनिट्स वहां यूज करी जाती है जहां nth डेरिवेटिव निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u एंड v, दो फंक्शन। v फंक्शन हम वो सेलेक्ट करते हैं जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 हो जाए, या मैं इसे कहूँ टर्मिनेटिंग फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट टर्म पे लगाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास v और ये आपके पास बना u। तो चलिए लैबनिट्स अप्लाई करते हैं। लैबनिट्स की फर्स्ट टर्म आएगी NC0 और nth डेरिवेटिव u का, u आपके पास क्या है y2, v एज इट इज मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस NC1। अब जिसका nth लिया है उसका डेरिवेटिव डिक्रीज करते जाइए और जिसे एज इट इज रखा है उसका डेरिवेटिव बढ़ाते जाइए। तो dn माइनस 1 u का मीनिंग y2 और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस NC2 डेरिवेटिव डिक्रीज मतलब dn माइनस 2 ऑफ y2 और 2x का डेरिवेटिव आ गया 2। अब 2 से आगे जाओगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सीरीज यहाँ टर्मिनेट हो गई। प्लस अब प्लस के बाद चलते हैं हम सेकेंड टर्म पर। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आपका लेना है डी n ऑफ एक्स वाई 1। तो x आपके पास जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ये v है और y1 आपके पास u है। तो आप इस पर अप्लाई करें फिर से NC0 nth डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास है y1, v एज इट इज मतलब x एज इट इज, NC1 जिसका nth लिया उसका डिक्रीज, जिसको एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव इंक्रीज किया। तो dn माइनस 1 ऑफ y1 और x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1, कांस्टेंट टर्म आ गई ये फिर से टर्मिनेट हो गया। माइनस है, इसके बाद है m स्क्वायर, ये आपके पास कांस्टेंट है और y का nth डेरिवेटिव आपके पास आ गया yn, दिस इज इक्वल्स टू 0। बस अब मुझे इसमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए NC0 आप सब जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1, NC0 इज 1, dn ऑफ y2 को n टाइम डिफरेंशिएट कर दे तो ये टोटल डेरिवेटिव बन गया yn प्लस 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, NC1 मीनिंग n डेरिवेटिव आ गया, डिक्रीज कर रहे हैं डेरिवेटिव yn प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने 2x लिखा हुआ है, NC2 n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहे हैं तो ये yn रह गया, 2x का डेरिवेटिव हमने 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट NC0 फिर से 1, dn ऑफ y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करें तो टोटल बन गया yn प्लस 1, x एज इट इज है, NC1 मीनिंग n, डेरिवेटिव हमने इसका डिक्रीज किया है तो ये आपके पास रह गया yn, x का डेरिवेटिव 1 माइनस का m स्क्वायर yn, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखेंगे कि फैक्टोरियल 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, मुझे सिर्फ टर्म्स को कंबाइंड करना है और अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास yn प्लस 2 की एक सिंगल टर्म है तो ये हमने एज इट इज ले ली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, yn प्लस 1 और yn प्लस 1 की हमारे पास दो टर्म है, दोनों से हमारे पास x और yn प्लस 1 कॉमन है, ये हमने कॉमन निकाला तो रिमेनिंग टर्म 2n प्लस 1 मिला। इसके बाद हम yn को कंबाइंड कर रहे हैं तो yn आपके पास एक yn 3 टर्म्स है और 3 टर्म से हमने yn को कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म से रिमेनिंग पार्ट बना n माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस n, सेकेंड टर्म से आपके पास बचा n और थर्ड टर्म से आपके पास बचता है माइनस का m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। प्लस n से माइनस n कैंसिल तो फाइनल रिलेशन आपको मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, जिस रिलेशन की हमने बात की थी कि हमें एक रिलेशन निकालना है x yn प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस का yn और ये आ गया n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन यहाँ तक फाइंड आउट किया। अब दोबारा से क्वेश्चन दिखाती हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या था और मैंने आपको क्या समझाया। यहाँ पे हमें निकालना है yn 0,
तो अभी हम यहाँ रिलेशन तक पहुंचे हैं yn 0 लेने के लिए मुझे x को 0 से रिप्लेस करना होगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ इक्वेशन की नंबरिंग करनी है। तो इक्वेशन की नंबरिंग हम करते हैं, तो इक्वेशन में मैं टोटल 4 इक्वेशंस बनाऊंगी। तो चलिए इक्वेशन की नंबरिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और ये हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है फर्स्ट इक्वेशन, जहां आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव किया हुआ है, इसके बाद एक रिलेशन निकाला था y2 y1 y में, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इसके बाद जो फाइनल इक्वेशन निकाली है मैंने लैबनिट्स की हेल्प से, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब आपको करना है इक्वेशन 1 में x को 0 से रिप्लेस करें और अपना वैल्यू लिख लें कि क्या रिजल्ट मिला। तो इक्वेशन 1 पर पहुंचती हूँ। इक्वेशन 1 में देखिए जब आप इसे 0 से रिप्लेस करेंगे 0 0 रूट 1 मतलब आंसर आपको मिलेगा 1। तो आपके पास जो फर्स्ट रिजल्ट आ गया ये रिजल्ट आ गया 1। इसके बाद हम इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं जहां हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था और वहां x को 0 रखें तो मुझे रिजल्ट मिलेगा y1 0 का, मीनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 पर क्या होगा। तो देखिए डेरिवेटिव तो ये करा हुआ है, इसमें x की जगह 0, x के प्लेस पे 0, तो यहाँ से बना 1 इंटू m और यहाँ से भी मुझे सिर्फ मिलेगा 1। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो रिजल्ट आ जाता है m। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई m। इसके बाद हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 3 में हम x को 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखिए 0 से अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं तो ये टर्म तो खत्म हो गई, क्या बचा सिर्फ y2, 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 और राइट हैंड साइड जाके बनेगा m स्क्वायर y। तो आपके पास यहां से मिलता है y2 0 इक्वल्स टू m स्क्वायर y और y भी किस पर, 0 पर, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 1। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है, दिस इज m स्क्वायर, y2 0 इज m स्क्वायर। अब हम चलते हैं आगे इक्वेशन नंबर 4 पर। तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम आते हैं जहां हम x को 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए x की जगह 0 तो आपको वैल्यू मिल गई yn प्लस 2, x को 0 तो ये 0 ही हो गया और प्लस का yn ये मिला n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया कि yn प्लस 2 एट 0 पर आप इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें तो ये मिलता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर yn 0। ये एक रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन हम कहाँ यूज करेंगे, हमारे पास कुछ रिजल्ट आ चुके हैं जो रिजल्ट सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक है और मुझे आगे की और डेरिवेटिव चाहिए लाइक y3 y4 y5। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। इस रिलेशन को अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तब क्या पढ़ेंगे, 1 प्लस 2 मीनिंग 3। तो यहाँ से हमें y3 0 मिल जाएगा और n को हम 1 रख रहे हैं तो m स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर y1 0। y1 0 तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर इंटू m। इसके बाद अगर हम इसी रिलेशन में 2 रख लें तो हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव मिल जाता है y4 0। n को अगर 2 से रिप्लेस करें तो 2 प्लस 2 4 y4 0 m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू y2 0। अब y2 0 भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू है m स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ रिप्लेस कर दी, m स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। फोर्थ डेरिवेटिव तक आप आ गए। फोर्थ के बाद मुझे फिफ्थ डेरिवेटिव पे जाना है तो n इक्वल्स टू 3 रख लें इसी रिलेशन में। तो ये आपके पास फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी एट 0। तो m स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर और यहाँ बनेगा y3 0। y3 0 भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये निकाला है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये मिलता है m स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर इंटू m। नेक्स्ट हम चलते हैं n इक्वल्स टू 4 पर और इसकी हेल्प से y6 0 मिल जाएगा और ये मिल गया आपको m स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर y4 0। y4 0 भी आपने ऑलरेडी निकाला है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। तो m स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। यहाँ तक वैल्यू निकालने के बाद अब आप अपना आंसर लिख सकते हैं yn 0। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अपना आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख रहे हैं जो ऑड वाली टर्म्स हैं लाइक y1 0। इस टर्म को देखेंगे, ये आपके पास है y1 0, ये रिजल्ट देखें तो इसका आंसर है m। y1 के बाद हमने एक रिजल्ट निकाला था y3 और y3 का रिजल्ट आपके पास ये आया था, इसको मैं ब्लॉक कर रही हूँ।
m में एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। y3 के बाद हमने y5 निकाला, तो फिर से देखिए प्रीवियस रिजल्ट में एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो गया m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो एक सीरीज पैटर्न फॉलो हो रहा है जो m से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑड के लिए लिखें जो m से शुरू हो रही है एक सीरीज, इसके बाद कुछ फैक्टर हैं m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, हमसे y1 y3 y5 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बन रहे हैं इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर्स हैं उसमें भी 1 3 5 ऑड ही टर्म्स आ रही हैं। तो इसके आगे के फैक्टर की बात करूं तो ये 5 स्क्वायर आ जाएगा, अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएगा m स्क्वायर माइनस, मुझे ये देखना है कि ये कहाँ तक एंडिंग होगी, ये देखना है जब आप n ऑड की बात कर रहे हैं। इस एंडिंग को देखने के लिए y5 का रिजल्ट देखिए। y5 के रिजल्ट में अगर ये 5 आप कहते हैं तो मैक्सिमम एंडिंग आपकी जो जाती है वो 3 तक जाती है। दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो जब आप यहाँ n की बात करते हैं, yn0 में n की बात करते हैं, तो ये जो मैक्सिमम एंडिंग जाएगी वो n-2 के स्क्वायर तक जाएगी। इसी तरह से अब आप इवन को एनालाइज करिए। y2 में देखिए y2 का रिजल्ट है आपके पास m स्क्वायर। y2 के बाद अगर हम y4 पर आए तो y4 का रिजल्ट है m स्क्वायर के अंदर एक फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। y4 के बाद अगर हम y6 पर बात करें तो आपके इसमें प्रीवियस रिजल्ट में फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बाकी तो रिजल्ट y4 का ही है। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास इवन है उसकी जो सीरीज स्टार्ट है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो सीरीज स्टार्ट हो रही है m स्क्वायर से, फिर से कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ब्रैकेट में फैक्टर देखिए इसमें भी इवन टर्म से लिखे हुए हैं 4 स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। मुझे फिर से देखना है कि ये मेरे पास एंडिंग कहाँ होगी, m स्क्वायर माइनस, फिर से आपने ये देखना है एंडिंग जब आप इवन की बात कर रहे हैं, n इज इवन। तो आप लास्ट वाले रिजल्ट पे देखिए, आप y6 पर जब आप आए तो इसकी जो मैक्सिमम एंडिंग है वो 4 पर है, दिस 4। फिर से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो जब हम n कह रहे हैं तो n-2 का स्क्वायर व्हेन n इज इवन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर yn0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसी में पेपर में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा यूनिट 3 पर बेस्ड है। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है, यहाँ पूछा है एक्सपेंड x रेज टू द पावर y in powers of x minus 1 y minus 1 up to third degree and hence evaluate this। तो ये क्वेश्चन हमारा जो बेस्ड है वो टेलर थ्योरम्स पर बेस्ड है। तो हम यहाँ इसे टेलर्स की हेल्प से करने जा रहे हैं। यहाँ उसने कहा इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 y माइनस 1, तो वो कह रहा है इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 1। तो ये किस पॉइंट के अबाउट है, ये पॉइंट आपके पास है 1, 1। तो ये जो एक्सपेंशन आपको निकालना है वो अबाउट 1, 1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें देखकर एक पॉइंट पता चल गया जिसके अबाउट हमें ये एक्सपेंशन लेना है। अब देखिए जो क्वेश्चन में एक्सपेंड करने के लिए फंक्शन कहा गया है, तो मैंने फंक्शन लिख लिया है। फंक्शन आपके पास आ गया f(x(y) इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y। अब मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन टेबल बना रही हूँ और उसने अप टू थर्ड डिग्री तक कहा है, तो थर्ड डेरिवेटिव तक हम बनाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y एज ए कांस्टेंट। तो जब हम y एज ए कांस्टेंट इस क्वेश्चन में काम करेंगे तो यहाँ दो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे, d/dx ऑफ x की पावर n, जहाँ n कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आप सब जानते हैं n x की पावर n माइनस 1। दूसरा हम फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे d/dx ऑफ a रेज टू द पावर x। a इज ए कांस्टेंट और x वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव भी आप जानते हैं a रेज टू द पावर x log a। अब यहाँ पर उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू x करो, y कांस्टेंट हो गया तो ये बेसिक फॉर्मूला x रेज टू द पावर n पर बेस्ड हो गया, y कांस्टेंट तो yx रेज टू द पावर y माइनस 1। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव ले लेते हैं fy। यहाँ अब x कांस्टेंट हो गया, अगर x कांस्टेंट हो गया तो बेसिक फॉर्मूला लग गया a रेज टू द पावर x का, तो आपके पास आ गया x रेज टू द पावर y log a मीनिंग log x। ये आ गए फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम जाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव पर। सेकेंड डेरिवेटिव f(x)(x), अब जो f(x) का रिजल्ट है इसे अगेन x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डेल बाई डेल x आप लेने जा रहे हैं y x रेज टू द पावर y माइनस 1 का, y एज ए कांस्टेंट। तो देखिए y तो कांस्टेंट है y माइनस 1,
पावर फॉर्मूला यूज किया और x रेज टू दी पावर y माइनस 2। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ एक्स वाई का। यहाँ पर आप एफ वाई को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीनिंग डेल बाय डेल एक्स हम लेने जा रही हूँ मैं एफ वाई का एक्स रेज टू दी पावर वाई लॉग एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए करेंगे। सबसे पहले एक्स रेज टू दी पावर वाई का डेरिवेटिव वाई एक्स रेज टू दी पावर वाई माइनस 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज log x as it is, first function as it is meaning x raised to the power y as it is and derivative of log x is 1 by x। ये वैल्यू आपको मिल जाती है एफ एक्स वाई। नेक्स्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ वाई वाई। यहाँ पर भी आप एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, फिर से देखिए x कांस्टेंट हो गया, a रेज टू दी पावर x अप्लाई होगा तो x रेज टू दी पावर y का डेरिवेटिव x रेज टू दी पावर y log x एंड log x एक ऑलरेडी पहले से रखा है तो log x की पावर आपके पास आ गई 2। ये सेकेंड डेरिवेटिव तक कंप्लीट होती है टेबल। सेकेंड डेरिवेटिव के बाद हम जाते हैं थर्ड डेरिवेटिव मीनिंग f ट्रिपल x और ये आपके पास x x x आता है, इसका मीनिंग f डबल x का रिजल्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर y कांस्टेंट है तो देखिए y कांस्टेंट y माइनस 1 कांस्टेंट और x रेज टू दी पावर y माइनस 2 है तो ये कांस्टेंट है, पावर फॉर्मूला y माइनस 2 x रेज टू दी पावर y माइनस 3। नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं एफ एक्स एक्स वाई। यहाँ मैं एक्स वाई का रिजल्ट ले रही हूँ और एक्स वाई का रिजल्ट आपके पास ये है और इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एज ए कांस्टेंट। तो देखिए वाई तो कांस्टेंट है, अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म लूं तो y तो कांस्टेंट। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो देखिए x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट आ गया तो दिस इज y माइनस 1 x रेज टू दी पावर y माइनस 2 log x एज इट इज रहा प्लस y x रेज टू दी पावर y माइनस 1 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है ये x की पावर y माइनस 1 है तो इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं y माइनस 1 और x की पावर y माइनस 2। ये आपके पास रिजल्ट आ गया एफ एक्स एक्स वाई का। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं x y y। इसके लिए एफ वाई वाई का आपने रिजल्ट लिया और इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हुए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y आपके पास कांस्टेंट आ गया, इसका मीनिंग ये आपके पास बन गया y x रेज टू दी पावर y माइनस 1 सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीनिंग log x का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस x रेज टू दी पावर y एज इट इज एंड log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log x और log x का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 1 अपॉन x। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इस रिजल्ट के बाद हम नेक्स्ट लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव f y y y। फिर से एफ वाई वाई का ही रिजल्ट ले रहे हैं और इस रिजल्ट को अगेन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जहां x कांस्टेंट है, x रेज टू दी पावर y के कॉरेस्पॉन्डिंग x रेज टू दी पावर y log x एंड log x का होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये आपके पास बन गया होल क्यूब। ये आपने सारे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन सारे डेरिवेटिव्स को आप ट्रांसफर करेंगे 1 1 पर, जो अभी आपको पॉइंट बताया उस पॉइंट पर आप ट्रांसफर करेंगे तो मैंने इसीलिए टेबल भी बनाई है। आप इस पूरे टेबल को 1 1 पर ट्रांसफर कर लें। तो देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से आते हैं। आपके पास ये जो फर्स्ट रिजल्ट था इस रिजल्ट की हेल्प से f11 मीनिंग x को 1 से y को 1 से रिप्लेस करें तो वैल्यू 1। एफ एक्स का रिजल्ट आपने ये निकाला तो एफ एक्स की वैल्यू 1 1 पर आपने ट्रांसफर करी तो 1 की पावर 1 माइनस 1 0 मीनिंग आंसर 1 बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है एफ वाई, यहाँ से आपने एफ वाई 1 1 पर निकालेंगे, log 1 यहाँ पर रखा है 1 रेज टू दी पावर 1 log 1 और log 1 आपको पता है ये 0 होता है। एफ एक्स एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं, ये भी हमने 1 1 पर ट्रांसफर की तो देखिए यहाँ एक फैक्टर रखा है y माइनस 1 और ये बन जाएगा 0 तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 0। नेक्स्ट आपके पास है एफ एक्स वाई, तो यहाँ से हम एफ एक्स वाई का रिजल्ट देख लेते हैं, ये हमें 1 1 पर चाहिए तो यहाँ पर भी देखिए log 1 की वैल्यू 0 रहेगी लेकिन x की पावर y माइनस 1 मीनिंग 1 की पावर 0, ये आंसर आपको 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एफ वाई वाई को फिर से आप 1 1 पर ट्रांसफर करेंगे, log 1 आ गया, ये आंसर 0। नेक्स्ट आता है एफ एक्स एक्स एक्स, ये भी आपने 1 1 पर ट्रांसफर किया
तो फिर से 1 माइनस 1 0 बनता है, तो ये रिजल्ट आपको 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं एफ एक्स एक्स वाई। तो एफ एक्स एक्स वाई में अगर आप 0 1 1 रख रहे हैं तो यहाँ से रिजल्ट देखिए, फर्स्ट टर्म में log 1 है 0। नेक्स्ट हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ये आंसर आपको मिल गया 1, और थर्ड टर्म में 1 माइनस 1 0, तो ये 0, तो आंसर ये आ गया आपके पास 1। नेक्स्ट आप एक्स वाई वाई, इसको भी आपने 1 1 पर ट्रांसफर किया, तो देखिए दोनों टर्म में लॉग की टर्म है, ये आंसर 0। और अगर हम एफ वाई वाई वाई, ये भी आंसर आपके पास 0। तो डिफरेंशिएशन टेबल से आपने एक टेबल फॉर्म कर ली जहां से आपके पास सारे डेरिवेटिव्स हैं, जिसे आपने पॉइंट 1 1 पर ट्रांसफर किए हैं। अब आप इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, और ये है एक्सपेंशन एफ एक्स वाई का अबाउट पॉइंट 1 1। तो ये एक्सपेंशन आपके पास आ जाता है एफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर 1 1 प्लस एक्स माइनस ए। अब पॉइंट मेरे पास क्या है 1 1, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पर रख लेती हूँ 1, तो ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई किया फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 1 1। नेक्स्ट आता है y माइनस बी, पॉइंट है मेरे पास 1, तो y माइनस 1, इसके साथ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और ये डेरिवेटिव भी 1 1 पर। नेक्स्ट 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर आपके पास टर्म मिलेगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसके बाद डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये पॉइंट 1 1 पर। नेक्स्ट ट्वाइस x माइनस 1 y माइनस 1, इसके साथ भी डबल डेरिवेटिव बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये पॉइंट 1 1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू y माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके साथ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 1 1 पर। अब मुझे थर्ड डिग्री तक लिखना है, तो 1 बाय फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पर जो हम लिखते जाएंगे, तो ये मैं होल क्यूब के अकॉर्डिंग ही लिख रही हूँ, तो x माइनस 1 का होल क्यूब, इसके साथ x के रेस्पेक्ट में ट्रिपल डेरिवेटिव। नेक्स्ट मेरे पास टर्म होगी 3f नहीं आएगा, दिस इज 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1, तो ये आपने लिखा x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 1, इसके साथ ट्रिपल डेरिवेटिव x माइनस 1 का होल स्क्वायर कह रही हूँ, तो x x y एट पॉइंट 1 1 पर, एंड 3x माइनस 1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर f x y y, ये भी पॉइंट 1 1 पर, प्लस नेक्स्ट आ गया y माइनस 1 का होल क्यूब f y y y एट पॉइंट 1 1 अप टू सो ऑन। ये थर्ड डिग्री तक हमने फॉर्मूला लिखा। बस इस फॉर्मूले में अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आपसे एक्सपेंशन कहा है x की पावर y का f11। अब f11 चेक करो, ये आपके पास 1 है, और f1 1 है, fx1 है, fy 0 है, तो ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं, तो f11 आपके पास आ गया 1, fx1 है, तो नेक्स्ट टर्म आ गई x माइनस 1 इंटू 1, fy 0 हो गया, देन 1 बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 में टर्म देख लो, fxx चाहिए, fxy चाहिए, fyy चाहिए, तो इसमें से कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है? देखो fxx 0 है, fyy 0 है, सिर्फ वैल्यू कौन सी मिल रही है? fxy, ये वैल्यू आ जाएगी ओनली। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई ट्वाइस x माइनस 1 y माइनस 1, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट है 1 बाई फैक्टोरियल 3। अब थर्ड डेरिवेटिव में टर्म्स देख लो कहाँ पर आंसर मिल रहा है, हमें सिर्फ एक आंसर मिल रहा है एक्स एक्स वाई का, और एक्स एक्स वाई का अगर मेरे पास आंसर है, तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो आएगी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 अप टू सो ऑन। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस यहाँ तक तो एक्सपेंशन आपको मिल गया। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है हेंस इवेलुएट 1.1 की पावर 1.02, बस आपको ये वैल्यू रखनी है। अब उसने पूछा है 1.1 की पावर 1.02, मतलब x की वैल्यू 1.1 है, y की वैल्यू 1.02, इसमें आप रख लीजिए 1.1 प्लस 1.1 माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो ये आपके पास आ गया 1.1 माइनस 1 एंड 1.02 माइनस 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर ये 1 अपॉन 2 रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा। यहाँ से आपके पास आ गया 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1.02 माइनस का 1, ये आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली, आपने इतनी टर्म्स ले ली,
कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो तो ये आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा 1.1021 अप्रोक्सीमेटली, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो टेलर में इंपॉर्टेंट होता है वो डेरिवेटिव टेबल है, कि अगर टेबल में वैल्यू करेक्ट है तो फॉर्मूला तो आपको याद होता है, इजिली आप काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन है फिफ्थ का बी पार्ट। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज ओपन एट टॉप हैविंग कैपेसिटी 32 cc, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि यहाँ गिवन क्या है, यहाँ गिवन है वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया है 32 cc। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स, बॉक्स की डायमेंशन पूछी है, सच दैट लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड। लीस्ट मटेरियल मीनिंग वो यहाँ कहता है कि जो आपके पास सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया आपको मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मिनिमाइज करना है। जब भी आपको सरफेस एरिया मिनिमाइज करोगे तभी लीस्ट मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है। तो देखिए उसने कहा बॉक्स, मैंने यहाँ बॉक्स ड्रॉ किया है ओपन एट टॉप। अब जब भी हम बॉक्स की बात करते हैं तो जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, एल लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जिसमें मैंने LBH लेट किया हुआ है XYZ, ये हमने लेट कर ली इसकी डायमेंशन। सरफेस एरिया की बात करें तो बॉक्स का सरफेस एरिया होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। अब क्योंकि उसने बॉक्स को ओपन कहा है एट टॉप तो इसमें से एक सरफेस हटा दो, ये टॉप वाला सरफेस हटा दो। तो यहाँ से जब आप टॉप वाला सरफेस हटा देंगे तो इस फॉर्मूले से माइनस का LB अगर मैं माइनस कर दूं तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा LB प्लस 2BH प्लस का 2HL, ये फॉर्मूला रह जाएगा ओपन बॉक्स के लिए सरफेस एरिया। तो जो हमें टर्म्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम इज गिवन मीनिंग XYZ इक्वल्स टू 32, ये आपके पास गिवन कंडीशन है। और आपको सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है तो सरफेस एरिया है LB मीन्स XY प्लस का 2YZ प्लस का 2ZX, जो डायमेंशन आपने ली थी वो आपने लिख ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपको मिनिमाइज करके चलना है। तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं लेग्रांज फंक्शन से। तो यहाँ पर मैं लेग्रांज फंक्शन फॉर्म करती हूँ। तो लेग्रांज फंक्शन बनाने के लिए ये आपने बनाया लेग्रांज फंक्शन कैपिटल F इक्वल्स टू स्मॉल f प्लस लैम्डा फाई। फाई हमेशा गिवन कंडीशन होती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाई इज अ गिवन कंडीशन और गिवन क्या है वॉल्यूम, तो फाई इज XYZ माइनस 32। स्मॉल f जो आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो स्मॉल f आपके पास क्या बन गया सरफेस एरिया। तो लेग्रांज फंक्शन आपके पास बन जाता है XY प्लस का 2YZ प्लस 2ZX प्लस लैम्डा गिवन इज XYZ माइनस 32। दिस इज लेग्रांज फंक्शन। अब लेग्रांज फंक्शन में आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं जैसे मैक्सिमम मिनिमा में करते हैं। तो यह XYZ अननोन है, लैम्डा मल्टीप्लायर है वो भी आपके लिए अननोन है। तो निकालने के लिए आप हमेशा मैक्सिमाइज मिनिमाइज में क्या करते हैं, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव किसके साथ इक्वेट करेंगे, जीरो के साथ। अब यहाँ पर DF किसको शो करता है, DF इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ F एंड कैपिटल F इज ए फंक्शन ऑफ XYZ। कैसे निकालेंगे, तो डेल F अपॉन डेल X प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल X। F को अपने विद रिस्पेक्ट टू X डिफरेंशिएट किया और X का डेरिवेटिव dx, तो मैं यहाँ पर इसका टोटल डेरिवेटिव लिख रही हूँ डेल F अपॉन डेल Y प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल Y dy, दिस इज इक्वल्स टू और प्लस डेल F अपॉन डेल Z विद रिस्पेक्ट टू Z कर ले dz। According to question df equals to 0 meaning this factor equals to this 0, this factor equals to 0 and this factor equals to 0। अगर आप df को 0 कह रहे हैं तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाती है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल f अपॉन डेल x प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो डेल f अपॉन डेल y प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। देखिए सारे फर्स्ट डेरिवेटिव हैं, जो आपका बेसिक प्रोसीजर है वही यूज हो रहा है कि जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो के साथ इक्वेट करें, इक्वेशंस को सॉल्व करें और अपने पॉइंट्स निकाल लें या वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लें। तो वही आपके पास बना भी है। अब आपके पास आता है फर्स्ट डेल एफ अपॉन डेल एक्स।
तो देखिए f आपके पास ये रखा, आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए दो जगह x है, एक फर्स्ट टर्म में एक लास्ट टर्म में, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको वैल्यू मिल गई y प्लस 2z प्लस लैम्डा। नेक्स्ट है 5 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर मिल जाएगा yz एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर ले विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब आप f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपको मिल गया x प्लस 2z प्लस लैम्डा। 5 पर पहुंच गए, अब की बार विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आपके पास रह गया x z इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू z करें तो वैल्यू मिल जाएगी 2y एंड 2x, तो 2y प्लस 2x प्लस लैम्डा। 5 को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये वैल्यू आपके पास आती है xy इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आपकी चॉइस है आप इन तीन इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y एंड थर्ड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू z। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी xy प्लस 2zx प्लस लैम्डा xyz इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी xy प्लस 2zy प्लस लैम्डा xyz इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। थर्ड इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई कर दें तो थर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो गई 2yz प्लस 2xz प्लस लैम्डा xyz इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तीन इक्वेशन बन गई 4, 5, 6। अब 4, 5, 6 में देखिए मुझे कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है, आंसर बहुत इजीली मिलेगा। हम क्या करने जा रहे हैं, लैम्डा xyz तीनों में कॉमन है, तो मैं कर रही हूँ इक्वेशन 4 माइनस का इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को माइनस करो तो देखो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा xyz से लैम्डा xyz कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग बचेगा, बचेगा 2zx माइनस का 2zy इक्वल्स टू 0। 2z को अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो x माइनस y इक्वल्स टू 0, क्या रिजल्ट मिला, एक रिजल्ट मिला z 0 हो सकता है या x इक्वल्स टू y हो सकता है। तो देखिए कोई डायमेंशन तो 0 नहीं हो सकती, रिजल्ट को नेग्लेक्ट किया तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि x इक्वल्स टू y, l और b दोनों इक्वल है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है, रिलेशन मिल गया। इसी तरह से एक रिलेशन और निकाल लो, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 कर लो या 4 माइनस 6 कर लो, एज यू विश। तो मैंने 5 माइनस 6 किया, 5 माइनस 6 करेंगे तो देखिए इस बार क्या कैंसिल होगा, ये zy कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा xyz कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको रिलेशन मिलेगा यहाँ से xy माइनस का 2xz इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं फिर से एक रिलेशन बता सकती हूँ कि भाई देखिए x तो 0 नहीं होगा डायमेंशन, तो एक रिलेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू 2z, एक रिलेशन ये आ गया। अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों की हेल्प से आप कह सकते हैं x इक्वल्स टू y डायमेंशन होगा और y इक्वल्स टू 2z है, ये तीनों डायमेंशन में एक रिलेशन आ गया। ये जो आपने रिलेशन फाइंड आउट किया है इसे जो गिवन कंडीशन है उसमें यूज कर लें। गिवन क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने क्या लिया कि वॉल्यूम किसके इक्वल गिवन है, 32, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है 32, यहाँ पर डायमेंशन हम यूज कर लेते हैं और x निकाल लेंगे। x y की वैल्यू भी किसके इक्वल है, x, यहाँ से z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x लिख लो तो z आ गया x/2, तो z की वैल्यू भी आपने लिख ली x/2 इक्वल्स टू 32, मीनिंग x क्यूब इक्वल्स टू 64 एंड x इक्वल्स टू 4। अगर x 4 है तब तो डायमेंशन आप बता सकते हैं, तो y भी आपके पास क्या होगा 4, बिकॉज बोथ डायमेंशंस आर इक्वल। और अगर मैं z कहूँ तो x/2 4/2 मीनिंग 2, तो z डायमेंशन भी आपके पास क्या आ गई 2, तो LBH की वैल्यू आ गई 442। और अगर आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल के देखें तो 4 × 4 × 2 और यही 32 भी बनेगा, यही आपको गिवन है। तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, मीनिंग यूनिट 4 पर बेस्ड है।
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इसका ऑर्डर चेंज करना है एंड हेंस इवेलुएट, उसके बाद आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, मीनिंग इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले जब भी हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ इंटीग्रेशन ये लिख लिया, और इंटीग्रेशन आपने ये जो लिखा है ये गिवन है 0 to 1 एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो सबसे पहले इनर लिमिट देखिए, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है y की, और जो आउटर लिमिट है ये आपकी x की है। तो जो गिवन ऑर्डर है वो जो ऑर्डर है वो है dy dx, इस ऑर्डर को चेंज करना है, मतलब आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा x y, इसका ऑर्डर चेंज करना है, मतलब आप पहले x और इसके बाद y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मतलब यहाँ लिमिट ऑफ x लेंगे, यहाँ लिमिट ऑफ y लेंगे। तो हमें लिमिट्स निकालनी है। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो गिवन लिमिट्स हैं वो आपने लिख ली। तो देखिए y की लोअर लिमिट हमें एक्स स्क्वायर दी गई है, अपर लिमिट 2 माइनस एक्स है, x की लोअर लिमिट 0 है, x की अपर लिमिट 1 है। इन 4 लिमिट्स को आप ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे और कॉमन रीजन देखेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास पैराबोला है और पैराबोला ये अपवर्ड है, तो हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। इसके बाद है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ये आपके पास लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन आपको देखनी है ये कहाँ कट करेगी, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, ये एक्सिस को कट करेगी जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप इस इक्वेशन में y को 0 रख दे तो x आपको क्या मिल जाएगा 2। तो आपके पास ये x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आ गया 2, 0। तो इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया, ये आपके पास x एक्सिस है 2, 0 पर। अब यही लाइन y एक्सिस को कट करेगी, वहां कट करेगी जहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसमें आप अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y आपको 2 मिल जाएगा, तो कोऑर्डिनेट आ गया 0, 2। तो इस लाइन ने इस y एक्सिस को कट किया 0, 2 पर, ये पॉइंट आपके पास आ गया 0, 2। तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ने कट किया। अब ये जो कट किया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास बना a। अब आपने ये ड्रॉ कर लिया, अब है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 आपके पास y एक्सिस आ गई, ये आ गया x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 1, इसे ड्रॉ करने से पहले मुझे a के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो a जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का। आप क्या करिए, इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दें, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो देखिए 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसके फैक्टर कर लें तो इसके फैक्टर आपको मिल जाएंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको x की दो वैल्यू मिली, एक 1 और दूसरा मिला माइनस 2। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मीनिंग हम x इक्वल्स टू 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर x इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से आप y निकाल लें, y की वैल्यू आपको मिल गई x इक्वल्स टू 1 पर 1, तो y आपके पास आ गया 1। ये आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। तो a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 1, 1। अब आपके पास एक लाइन बची x इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करने के लिए। x कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब x इक्वल्स टू 1, ये लाइन इसी पॉइंट से पास होगी a से, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 1 है। तो आपके पास ये लाइन आ गई x इक्वल्स टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन x इक्वल्स टू 1। कौन सा रीजन है जो सबसे बाउंड है, ये रीजन है हमारा जो इसका कॉमन रीजन आता है, ये रीजन आपके पास, ये रीजन आ गया, दिस इज कॉमन रीजन। ये आपके पास बाउंडेड एरिया है जिसमें आपको इसकी लिमिट चेंज करनी है। अगर अब आप यहाँ देखें आपको लिमिट किसकी लेनी है, इनर लिमिट आपको अगर x की लेनी है तो मुझे एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए ये आपने एक स्ट्रिप ड्रॉ करी पैरेलल टू x एक्सिस, ये स्ट्रिप आपने ले ली। अगर अब आप इसे स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखें तो मैं इस पॉइंट को नाम देती हूँ, ये लोअर पॉइंट आपके पास P और इसका अपर पॉइंट है आपके पास Q। तो लोअर पॉइंट तो y एक्सिस पर है और अपर पॉइंट पैराबोला पर है। अब यही स्ट्रिप जब आगे मूव करेगी, इसमें ऊपर की साइड इस तरह से मूव करेगी, तो ये स्ट्रिप यहाँ पहुंचेगी। मान लीजिए स्ट्रिप यहाँ पहुंच गई मूव करते करते, तो देखिए आप इसमें लोअर लिमिट तो सेम ही है y एक्सिस पर, लेकिन अपर लिमिट किस पर पहुंच गई, अपर लिमिट आपके पास आ गई स्ट्रेट लाइन पर। मान लीजिए P पॉइंट आ गया P डैश और ये बन गया आपके पास Q डैश। तो यहाँ पर इसकी लिमिट चेंज हुई। अब ये लिमिट कहाँ से चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी इस पॉइंट से। तो यहाँ से आपने इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसको हमने नाम दे दिया D। तो यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट D।
तो यहाँ पर ये लिमिट चेंज हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब अगर लिमिट दो पार्ट में डिवाइड है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो प्लस लगा के हमने अपने लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इनर लिमिट x और आउटर लिमिट y। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन में देखते हैं जहां हमारे पास ये p और q लिखा है। तो हमारे पास x की लोअर लिमिट y एक्सिस पर है, जहां x की वैल्यू क्या है, 0 है, और अपर लिमिट किस पर है, पैराबोला पर है। तो इस पैराबोला के इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू आपके पास आ गई √y। अब ये लिमिट मूव करते करते देखिए, ये मूव करेगी और ये मूव करते करते इस पॉइंट तक पहुंचेगी, डी पॉइंट तक। तो ये y एक्सिस पर कहां से कहां तक चला, ये 0 से लेकर चला 1 तक। तो y की लिमिट आपके पास आ गई 0 to 1। अब आप d तक पहुंच चुके हैं, फिर से हम x लिमिट पर आते हैं, सेकेंड इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। तो p डैश देखिए फिर से y एक्सिस पर है, मतलब x की वैल्यू 0 है, लेकिन इसकी अपर लिमिट किस पर है, स्ट्रेट लाइन पर, इस लाइन पर है। और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो गई 2 माइनस वाई। तो इसकी अपर लिमिट आपके पास बन जाती है 2 माइनस वाई। तो आप इस अपर लिमिट को लिख लीजिए, दिस इज 2 माइनस वाई। अब आप d तक तो पहुंच चुके हैं, d से ऊपर चलेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, b तक पहुंचेंगे। मतलब आप 1 से चलना स्टार्ट हुए और कहां तक पहुंच रहे हैं, 2 तक पहुंच रहे हैं। तो आपके पास ये जो y की लिमिट है वो आपके पास बनती है 1 से लेकर 2 तक। तो ये इंटीग्रेशन आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस इंटीग्रेशन को अब आपको करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं। सो i इक्वल्स टू 0 to 1। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में है, x कांस्टेंट रहा, y स्क्वायर बाई 2, और y की जो आपके पास लिमिट है, सॉरी x के रेस्पेक्ट में है। फर्स्ट इंटीग्रेशन आपके पास है x के रेस्पेक्ट में, तो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y एज ए कांस्टेंट रहा। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 0 to √y, रिमेनिंग पार्ट इज dy। सेकेंड इंटीग्रेशन पर आए, 1 से 2 आपकी y की लिमिट है, फिर से आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y एज ए कांस्टेंट, और ये बन गया x स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट है 0 to 2 माइनस वाई, एंड रिमेनिंग पार्ट इज dy। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में देखिए 0 to 1 y और √y का होल स्क्वायर, मीनिंग y बाई 2 dy, प्लस 1 to 2 y x रखा है, और x की लिमिट आप रख रहे हो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dy। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आपके पास बना 0 to 1 y स्क्वायर बाई 2 dy, प्लस 1 बाई 2 मैंने बाहर निकाला, और ये बनी 1 से 2 की लिमिट y, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन किया, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y dy। अब इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट पार्ट का करते हैं, तो मुझे वाई स्क्वायर का करना है। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया वाई क्यूब बाई 3, 2 ऑलरेडी है, मीनिंग 6, लिमिट आ गई 0 to 1। सेकेंड पार्ट इज 1 बाई 2, और ये आपके पास इंटीग्रेशन है 1 to 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर सारा ओपन कर लेंगे, 4y प्लस का वाई क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर dy। नाउ टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपको मिल जाता है, ये आ गया 1/6। 1/2 सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 4 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई रेज टू द पावर 4/4 माइनस 4 वाई क्यूब बाई 3, एंड लिमिट 1 to 2। ये 2 से आपने इसे कैंसिल किया, तो ये आपके पास बनता है 1/6, 1/2। इसके बाद मैं लिमिट रख रही हूँ इसमें, ये बना 2 वाई स्क्वायर y रेज टू द पावर 4/4 माइनस का 4 वाई क्यूब बाई 3, एंड लिमिट 1 to 2। अपर लिमिट 2 है, सो 1/6 प्लस 1/2, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, प्लस आपके पास 2 रेज टू द पावर 4 है, तो ये आपके पास ओनली 4 रिमेनिंग बचेगा, माइनस का 4 वाई क्यूब, मतलब 8 इंटू 4 32/3, ये अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग, माइनस लोअर लिमिट 2 प्लस 1/4 माइनस 4/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 1/6 प्लस, जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आपको यहाँ पे 5/24 मिल जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ गया, दिस इज 24, एलसीएम ले लें 9/24,
मीनिंग 3/8, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और इसका ए पार्ट देखें। ये आपके पास यूनिट 5 के क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 में क्वेश्चन देखें किस पर बेस्ड है। ये आपके पास बेस्ड है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 का डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेल डॉट डेल एफ है, ये डेल डॉट डेल एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 1 - 2 1 पर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस, और सरफेस दे दी गई है और एफ को यह डिफाइन कर दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। डायरेक्टली उसने ये नहीं कहा किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, वो भी आपको कैलकुलेट करना होगा। डेल डॉट डेल एफ, उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले पर आते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो जब भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो तीन चीजें, किसका निकालना है, किस पॉइंट पर, किस डायरेक्शन में। तो जिसका निकालना है उसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को पॉइंट पर ट्रांसफर करेंगे। जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। अब उसने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका निकालना है, वो निकालना है डेल डॉट डेल फाई का। तो सबसे पहला काम है डेल डॉट डेल फाई फाइंड आउट करना। तो डेल डॉट डेल एफ, ये जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाई है, और इसका मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फाई का। तो मुझे लास्ट में निकालना होगा डेल फाई, ये मुझे रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे डेल एफ। पहले डेल एफ निकाल रहे। डेल एफ का मीनिंग डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। और f आपको गिवन है क्वेश्चन में 2x³ y² z की पावर 4, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए डेल f निकाल लेते हैं। तो डेल f में आपके पास ये वेक्टर आ गया 6x² y² z रेज टू द पावर 4 i कैप प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 4x³ y z रेज टू द पावर 4 इंटू j, और विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8x³ y² z³ k। ये बन गया डेल एफ। अब ये जो डेल एफ आया इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल के साथ। सो डेल डॉट डेल एफ। तो डेल की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। इसका डॉट प्रोडक्ट डेल एफ के साथ, ये आंसर है 6x² y² z रेज टू द पावर 4 i कैप 4x³ y z की पावर 4 j कैप प्लस 8x³ y² z³ k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट बनेगा डेल बाई डेल एक्स, किसका, ये बनेगा 6x² y² z रेज टू द पावर 4 डेल अपॉन डेल वाई, जे का जे के साथ कर रही हूँ तो 4x³ y z रेज टू द पावर 4 एंड डेल अपॉन डेल z, के का के साथ 8x³ y² z³। डिफरेंशिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू x। तो रिजल्ट आ गया 12x y² z रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y 4x³ z रेज टू द पावर 4 24 z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 24x³ y² z²। ये जो आया ये है आपके पास फाई। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इसका लेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब फाई निकालने के बाद आपको इस फाई का क्या निकालना होगा, ग्रेड, मीनिंग ग्रेड फाई मतलब डेल फाई निकालना है। और डेल फाई मतलब डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए फाई आपके पास ये रखा, इस फाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो चलिए एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 12y² z रेज टू द पावर 4 प्लस 12x² z रेज टू द पावर 4 प्लस 24 इंटू 3 मीनिंग 72x² y² z² i कैप।
प्लस विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा है तो 24x y z रेस टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y करें, सेकंड में तो है नहीं, थर्ड टर्म से y मिलेगा मुझे, तो 24 इंटू 2 मीनिंग 48x क्यूब y z स्क्वायर j कैप, ये j कॉम्पोनेंट आ गया। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं फाई को, तो z करेंगे तो 12 इंटू 4 मीनिंग 48x y स्क्वायर z क्यूब 16 x क्यूब z क्यूब प्लस 48 x क्यूब y स्क्वायर z इंटू k कैप, ये k कॉम्पोनेंट है। ये बन गया ग्रेड फाई। अब क्वेश्चन पढ़िए, ग्रेड फाई तो आपने निकाल लिया, डेल फाई हमने निकाल लिया, जो मैंने यहाँ कहा था कि ये मुझे निकालना है, निकाल लिया। किस पॉइंट पर? अब क्वेश्चन में उसने पॉइंट दिया है 1 -2 1, तो जो भी आपने निकाला है उसे 1 -2 1 पर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डेल फाई आपने निकाल लिया 1 -2 1 पर, तो 1 -2 1 पर करेंगे तो 12 इंटू 4, तो ये आपके पास 12 इंटू 4 यहाँ से बना प्लस का 12, और नेक्स्ट आपके पास आ गया प्लस का 72 इंटू 4 आई कॉम्पोनेंट, तो ये बनेगा। इसके बाद जे कॉम्पोनेंट पे जाते हैं, तो जे में यहाँ वाई रखा है, तो माइनस का 24 इंटू 2 और माइनस का 48 इंटू 2, ये बनेगा जे कॉम्पोनेंट। अब के कॉम्पोनेंट में रखने जा रही हूँ 1 -2 1, तो 48 इंटू 4 ये चाहिए एक तो मुझे, प्लस नेक्स्ट में x क्यूब और z क्यूब है, मतलब 16 रह गया, और ये बना 48 इंटू 4 इंटू के कॉम्पोनेंट। अब ये जो वेक्टर है इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये वेक्टर मिल गया मुझे 348 आई कैप माइनस का 144 जे कैप प्लस का 400 के कैप। दिस इज डेल फाई एट पॉइंट 1 -2 1। इतना काम कर लिया। अब क्या रिक्वायर्ड है, फिर से आते हैं। डेल फाई तो निकाल लिया, इतना काम हो चुका है आपका। अब रिक्वायर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए उसने क्या कहा, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस। अब जो सरफेस दिया है उसका नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं? सरफेस आपको क्या दिया गया है, सरफेस का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस का 3x माइनस जेड स्क्वायर। इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए सरफेस का क्या लेना होगा, ग्रेडियंट। तो हमें इस सरफेस का ग्रेडियंट लेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ एस, ये आपके पास डेल एस अपॉन डेल एक्स आई, फिर से ग्रेडियंट ले रहे हैं, डेल एस अपॉन डेल वाई जे एंड डेल एस अपॉन डेल जेड के। अब s को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास ये बन जाएगा वाई स्क्वायर z माइनस का 3 आई कैप। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2xyz इंटू जे, और विद रिस्पेक्ट टू z करोगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2z के। ये आपके पास बन गया ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट को ट्रांसफर कर लेते हैं पॉइंट पर। पॉइंट है 1 -2 1, तो ये वेक्टर आपके पास बन गया आई कैप माइनस का 4j प्लस का 2k, और यही आपके पास नॉर्मल है। अब मुझे जो डायरेक्शन दी गई है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब n कैप चाहिए। तो इस वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड कर दें, तो इसका मॉड आपके पास बना 1/√1 प्लस 16 प्लस का 4 मीनिंग i माइनस 4j प्लस का 2k डिवाइडेड बाय √21। ये बन गया डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करें, डेल फाई जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर आपने ट्रांसफर किया, डॉट प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ। तो देखिए आपके पास डेल फाई ये रखा है, और डेल फाई की वैल्यू मैं ले रही हूँ 348 आई कैप माइनस का 144 जे कैप प्लस का 400 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट i माइनस 4j प्लस का 2k डिवाइडेड बाय √21। तो डॉट प्रोडक्ट कर लें, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये 348 तो ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस 144 की मल्टीप्लाई 4 में, और प्लस का 800 डिवाइडेड बाय
21। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आ गया 1724 डिवाइडेड बाय रूट 21। ये इसका आंसर था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आई थिंक आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 7th का बी पार्ट है। इस बार क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड ए बी सी इफ वेक्टर एफ इज इररोटेशनल। अगर इररोटेशनल है तो एबीसी निकालो, एंड हेंस फाइंड फंक्शन फाई सच दैट वेक्टर एफ इज डेल फाई। तो सबसे पहले इररोटेशनल पर आते हैं। हम जानते हैं इररोटेशनल की कंडीशन है कर्ल ऑफ वेक्टर एफ शुड बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर एफ मीनिंग डेल क्रॉस वेक्टर एफ, ये आपके पास 0 वेक्टर होना चाहिए। तो आप एबीसी निकाल सकते हैं। तो डेल क्रॉस एफ निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, दिस इज आई जे के। डेल के कंपोनेंट हैं डेल बाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। वेक्टर एफ के कंपोनेंट क्वेश्चन से ले लीजिए। तो आई कंपोनेंट है x प्लस 2y प्लस ए जेड। जे कंपोनेंट है आपके पास bx माइनस का 3y माइनस जेड, एंड के कंपोनेंट है आपके पास 4x प्लस cy प्लस का 2z। और ये आपके पास आ गया, दिस इज 0 वेक्टर। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो चलिए डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो i के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, ये आपके पास बनेगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस। तो ये आपके पास रिमेनिंग रह गया c माइनस साइन डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का जे के कॉरस्पॉन्डिंग डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस। तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो वैल्यू इज 4, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस कॉम्पोनेंट, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो a माइनस a, प्लस के कॉम्पोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो के को कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस। तो ये वैल्यू आ गई b माइनस साइन डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस, मीनिंग माइनस का 2। दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर मीनिंग 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप। दोनों को इक्वेट करें, आई कॉम्पोनेंट को इक्वेट कर रहे हैं तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाती है माइनस 1। नेक्स्ट है 4 माइनस a इज 0, मीनिंग आपके पास a की वैल्यू आ गई 4। एंड थर्ड देख लें, के कंपोनेंट को इक्वेट कर रहे हैं तो ये बन गया b माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसने कहा हेंस फाइंड फाई वेयर वेक्टर एफ इज डेल फाई। तो वेक्टर एफ लिख लेते हैं, एबीसी हमारे पास है। तो वेक्टर एफ आपके पास ये बन जाता है, दिस वेक्टर एफ इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस ए जेड। ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ मीनिंग 4z आई कॉम्पोनेंट। सेकेंड आपके पास जे कॉम्पोनेंट था bx, b की वैल्यू है 2, सो 2x माइनस का 3y माइनस का z जे कॉम्पोनेंट, एंड प्लस 4x प्लस cy, c की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस y प्लस 2z के कैप। अब वो कहता है कि अगर वेक्टर f डेल फाई के बराबर है, मतलब ग्रेड फाई है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये आपसे एक तरीके से स्केलर पोटेंशियल है, ये जो फाई है स्केलर पोटेंशियल को शो करता है। तो उसने फाई पूछा, किस तरह से निकालते हैं, हम यूज करते हैं डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर। अब डी आर वेक्टर क्या है, हम सब जानते हैं कि वेक्टर आर आपके पास होता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अगर मुझे यहाँ से डी आर वैक्टर लिखना है तो डी आर वैक्टर आपके पास आ गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे एंड प्लस डी जेड के। अब आपके पास दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो देखिए वेक्टर एफ आपके पास ये रखा और डी आर वैक्टर ये रखा, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं डी फाई इक्वल्स टू आई का आई कॉम्पोनेंट का आई कॉम्पोनेंट के साथ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के बाद ये वैल्यू आ गई एक्स प्लस 2y प्लस का 4z dx। जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ करें तो 2x माइनस का 3y माइनस का z dy, और के कंपोनेंट का कर रहे हैं तो 4x माइनस का y प्लस का 2z dz। चाहिए आपको फाई, इसका मतलब मुझे नेक्स्ट इंटीग्रेशन का प्रोसीजर लेना होगा। तो पहले तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ, तो ये बना x dx प्लस का 2y dx प्लस का 4z dx प्लस का 2x dy माइनस का 3y dy और माइनस का z dy प्लस का 4x dz माइनस का y dz एंड प्लस का 2z dz।
अब यहाँ पर जो भी आपके पास x का x के साथ रखा है, जो सिंपल आपको नजर आ रहा है, वो एक टर्म तो है x dx, ये टर्म आ गई आपके पास। आगे की अगर आप टर्म देखें तो ये 3y dy है, ये भी इजिली इंटीग्रेट होगा, माइनस का 3y dy। और एक ये रखा है आपके पास 2z dz, ये भी इजिली इंटीग्रेट होगा, z का z के रिस्पेक्ट में इजिली होगा। नेक्स्ट आपके पास है 2y dx एंड 2x dy, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है 2xy का, डिफरेंशिएशन ऑफ 2xy है। इसके बाद देखिए 4z dx और 4x dz, इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है 4xz का। टोटल मिला के अब आपके पास जो टर्म बची है, अब यहाँ देखिए माइनस का z dy और माइनस का y dz, तो ये है माइनस डेरिवेटिव ऑफ yz। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। डी फाई ये रखा, फाई इंटीग्रेशन कर रहा है तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आ गया, x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई टू, 3y का इंटीग्रेशन सो 3y स्क्वायर बाई टू, 2z का इंटीग्रेशन 2z स्क्वायर बाई टू, तो रिमेनिंग रह गया z स्क्वायर। d ऑफ 2xy का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन से, ये बचा 2xy। नेक्स्ट आपके पास रह गया 4xz माइनस का yz प्लस एनी कांस्टेंट c, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5 की। तो इस तरीके से आपका इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी फीडबैक कमेंट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।